नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग छिंपा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो चल रहा है अपना अलंकार शास्त्र, और अलंकार शास्त्र में पीछे की वीडियो में अपनों ने रूपक अलंकार के भेद अच्छे तरीके से कर लिए और मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब आगे के लिए चर्चा करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो मैंने बताया भी था आपको कि भाई उपमा को समझ लिया तो ऐसा समझ लो कि अर्थालंकार में जितने भी अलंकार हैं उनको आपने समझ लिया। ठीक है मित्रों, तो चलो चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार कौन सा है अपना? उत्प्रेक्षा अलंकार। कक्षा 12 की बात करें या अन्य किसी भी प्रतियोगिता की बात करें तो सीधे सीधे उदाहरण आते हैं, उसमें अलंकार पूछ लेते हैं। अपने साथ साथ में भेदों की भी चर्चा कर रहे हैं ताकि अपने ज्ञान की ओर अधिक वृद्धि कर सकें। तो अगर कक्षा 12 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी रहेगा कि वो सब अलंकारों की परिभाषा देख लें और उनसे संबंधित उदाहरण देख लें। अगर कोई विद्यार्थी जिज्ञासु है तो वो उनके भेदों को भी देख सकता है, क्योंकि उनके भेदों के जो उदाहरण हैं उसके अंदर भी आपको अलंकार पूछे तो सीधे सीधे आपको सीधा ही बताना है रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। भेद इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको और अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो साथ साथ में भेद भी अपने देखेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या रहेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, या कह सकते हैं उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, या उपमेय में क्या की जाती है, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। या फिर क्या कह सकते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। ये परिभाषा हो गई इसकी। आपने देखा कि उपमा अलंकार में क्या था, एक वस्तु में दूसरी वस्तु के साथ तुलना या समानता की जाती थी। रूपक अलंकार में क्या किया जाता था, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भेद आरोप किया जाता था। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या रहेगा कि एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु हो गया मुख, ठीक है, दूसरी वस्तु क्या हो गई, कमल। तो एक वस्तु ये हो गई उपमेय और एक वस्तु ये हो गई उपमान। अब क्या किया जाता है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की या उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उदाहरण देखते हैं इसके, यहां तक देख लेना। उदाहरण देखिए इसका, सरल उदाहरण देखते हैं पहले। उदाहरण सरल सा उदाहरण देखते हैं। मुख
उदाहरण से पहले कुछ मुख्य बात है इसकी कि देखो संभावना कब व्यक्त की जाएगी, नोट दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने पर ही संभावना होगी। दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने पे ही संभावना होगी। दूसरा, वाचक शब्द। जिस प्रकार उपमा में वाचक शब्द होते हैं सा, से, सी, सम, सरिस, समान, सदृश, वैसे ही उत्प्रेक्षा के भी कुछ वाचक शब्द होते हैं जिससे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है, जैसे वाचक शब्दों में मनो, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये कुछ एक वाचक शब्द हैं जिसके द्वारा आप उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, बस आप ये देख लेना तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं अपने। उदाहरण नंबर 1, सरल उदाहरण लेते हैं सबसे पहले। मुख मानो कमल है। मुख मानो कमल है। भाई ये उदाहरण लिखा कि मुख मानो कमल है। पहली पहचान क्या हो गई कि देखो ये वाचक शब्द हो गया। ये क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। ठीक है, तो पहली पहचान उत्प्रेक्षा की, मानो आ गया तो वाचक शब्द हो गया। तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पे मुख क्या है? उपमेय है। ठीक है, और कमल क्या है? उपमान है। ठीक है, अब मुख क्या है? सुंदर है, और कमल खिले हुए भी सुंदर दिखते हैं। तो दोनों में समान धर्म हो गया। क्या समान धर्म हो गया? कि दोनों क्या है? सुंदर है। इसलिए कवि ने क्या कर दिया? उपमेय के अंदर उपमान की संभावना पता कर ली। जैसे उदाहरण परिभाषा में देखिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। अब एक वस्तु अपने पास मुख है और दूसरी वस्तु कमल है। अब इस पहली वस्तु में कमल की क्या की गई है? संभावना की गई है कि भाई तेरा मुख है वो कैसा है? कमल है मानो। तुम्हारा मुख क्या है? कमल है मानो। फिर आगे देखिए, या उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय हो गया मुख, ये हो गया उपमान। अब उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है? मुख की। कि कवि कह रहा है कि अरे नायिका तेरा जो मुख है वो क्या है? मानो कमल है। अरे नायिका तुम्हारा मुख क्या है? मानो कमल है। उसने संभावना जता दी ऐसे कि भाई मानो भाई क्या है? तुम्हारा मुख कमल है। फिर आगे, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अब मुख को उसने क्या मान लिया? कवि ने कमल मान लिया। तो उपमेय हो गया, उपमान हो गया। अब मुख के ऊपर उसने क्या किया है? मुख के ऊपर कमल की क्या कर दी? संभावना। उपमेय के ऊपर क्या कर दी? उपमान की संभावना। और मानोवाचक शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार सीधे सीधे हो गया। ठीक है मित्रों, दूसरा उदाहरण देखते हैं अपने। उदाहरण नंबर 2, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। अनगन है। तो साथियों इस उदाहरण को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें किसके ऊपर किसकी संभावना व्यक्त की गई है। इसमें उपमेय उपमान वाचक शब्द आप ढूंढिए। ठीक है, तो अनगन का मतलब होता है अनगणित। ठीक है, तारे का मतलब आप जानते हो, अंबर का मतलब आकाश होता है, ये भी जानते हो, मोती का मतलब भी जानते हो। अब भाई इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे हुआ? कवि ने आकाश में देखा कि भाई रात को तारे चमक रहे हैं। अब
तारे चमकते हैं, मोती भी तारों की तरह ही चमकते हैं। तो कवि ने संभावना क्या कर दी कि भाई ये तारे नहीं, मानो क्या लग रहा है मेरे को, मोती लग रहे हैं, क्योंकि तारों की तरह क्या चमकते हैं, मोती चमकते हैं। तो पहली बात इसमें उपमेय क्या है, तारे। उपमेय क्या है, तारे, ठीक है। और कवि ने तारे उपमेय के अंदर किसकी संभावना की है, मोती उपमान की संभावना व्यक्त की है। भाई देखो तारे उपमेय है, उसके अंदर कवि ने किसकी संभावना की है, मोती उपमान की संभावना की है। अब मानो भी आ गया, अब मानो आ गया तो सीधे सीधे कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, वाचक शब्द आया है। क्या आया है, वाचक शब्द आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, वाचक शब्द आ गया। अब कवि क्या कह रहा है कि देखो अंबर में जो तारे अनगणित चमक रहे हैं वो मुझे क्या लग रहे हैं, मानो मोती चमक रहे हैं। यहाँ पे तारे उपमेय में मोती उपमान की क्या कर दी गई है, संभावना कर दी गई है, या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना कर दी गई है, या तारों को ही क्या मान लिया गया है, मोती मान लिया गया है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या कर दी जाती है, संभावना व्यक्त कर दी जाती है। इस उदाहरण को अच्छी भली प्रकार से आप देख लीजिए। इसके पश्चात एक उदाहरण और आपको बता देते हैं। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर दे। अब क्या है, अब इस उदाहरण को देखिए। अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर दे। अब यहाँ पे देखें तो कैकेयी के जो कैकेयी रानी है वो क्या कह रही थी, कड़वे वचन बोल रही थी, कड़वी वाणी बोल रही थी, ठीक है। अब कवि ने जब वो कटु वचन सुने तो उसने कटु वचन की संभावना किसके साथ कर ली, जैसे जले हुए पे लोन मतलब नमक। तो जब कवि ने कैकेयी के कड़वे वचन सुने तब उस कड़वे वचनों में किस चीज़ की संभावना कवि ने कर ली, जैसे जले हुए पर, जरे मतलब जले हुए पर, लोन मतलब नमक कोई छिड़क रहा है, मतलब दे मतलब दे रहा है, लोन कोई छिड़क रहा है, नमक कोई छिड़क रहा है। इसके अलावा जो मानहु है वो क्या आ गया, वाचक शब्द यहाँ पर आ गया, जिसे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को भली प्रकार से पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कटुवचनों की जो संभावना है, कटुवचन में किसकी संभावना की गई है, लोन जरे पर दई, जैसे जले हुए पे कोई नमक छिड़क रहा है, ठीक है मित्रों। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब अगले वीडियो में आपको उत्प्रेक्षा अलंकारों के भेदों के साथ मैं वाकिफ़ होता हूँ। अपने फिर उत्प्रेक्षा अलंकार के जो भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, ये 3 उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं। अगले वीडियो में अपने इन तीनों भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। लगातार बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।